हेलो एवरीवन। आई नो मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं आप सबको एक बड़ा एपिसोड दूंगी, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न और मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से, हेल्थ की वजह से मैं ज़्यादा बड़ा नहीं दे पाई। बट मैंने कोशिश की फिर भी रेगुलर से ज़्यादा देने की। प्लीज़ आप सब थोड़ा सा एडजस्ट कर लो और थोड़ा सा कंसीडर कर लो प्लीज़। एंड वन मोर थिंग, मेरे एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं 3 अप्रैल से एंड देन वो ख़त्म हो रहे हैं 22 अप्रैल को। तो मैं अब रेगुलर अपलोड नहीं कर पाऊँगी, हो सकता है कर ही ना पाऊँ जब तक एग्ज़ाम्स है, क्योंकि आप में से कई सारे लिसनर्स होंगे जो स्टूडेंट होंगे और वो जानते हैं एग्ज़ाम का प्रेशर क्या होता है। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना आप लोग, और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर टाइम निकाल कर लिख लूँगी और अपलोड कर दूँगी। एंड अगेन सॉरी बिकॉज़ आप सब बहुत वेट करते हैं, मैं पढ़ती हूँ आप सबका कमेंट्स। और जैसे कि मैंने कहा था, अब मैं पॉकेट नॉवेल पर रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस माइंड लिखना शुरू कर चुकी हूँ। तो मैंने उसे डिलीट कर दिया और मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट में पार्ट लिया है और मैं अब उसमें लिख रही हूँ। तो मैं उसका लिंक आप सबको दे दूँगी, आप सब जाना, वहाँ पढ़ना और अपना रिव्यू ज़रूर देना, क्योंकि अगर वहाँ अच्छा रिव्यू होता है तभी मैं आगे कंटिन्यू कर पाती हूँ कोई भी नॉवेल को। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब जाना, वहाँ पे रिव्यू देना, लाइक करना। ओके, थैंक यू। अब मैंने बहुत बकवास कर ली है, अब आप सब आगे स्टोरी सुने आज का। आई एम श्योर आप सबको अच्छा लगे। मिस्टीरियस गर्ल एपिसोड 87 to 88। तभी आयन बोलता है, तुम्हें अटैक क्यों आए थे? आयान की बात सुनकर ईशा चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती, पर ईशा के हाथ कांपने लगते हैं। ये देखकर आयान उसके हाथ पैर हाथ रख उसे शांत रहने का इशारा करता है। आयान के इशारे देखकर ईशा भी शांत हो जाती है। आयान सिर्फ बोलता है, बताओ क्या हुआ था? ईशा फिर से कुछ नहीं बोलता है। मुझे देखकर नव्या ईशा के बगल में बैठकर उसके कंधों पर अपना हाथ रखकर बोलती है, ईशा बताओ ना क्या हुआ था? जब ईशा कुछ नहीं बोल रही थी तो ये देखकर अयान अपना रूप अर्जुन की तरफ मुड़ना है, उसे घूरते हुए बोलता है, यहाँ पर क्या हुआ था? अर्जुन चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता है। ये देखकर आयन गुस्से में बोलता है, मैंने कुछ पूछा है, यहाँ पर क्या हुआ था? अर्जुन काट रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था, वह ईशा के परमिशन के बिना कुछ नहीं बोल सकता था। इस बार अरमान अपनी पॉकेट से घर निकलता है और अयान को पास कर देता है। अयान वह गाना अर्जुन की तरफ पॉइंट कर देता है। बेचारा अर्जुन, वह तो डर से काम नहीं लगा था। वह अपने मन में बोलता है, ये क्या ड्रामा है कि क्या हो रहा है? मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने क्या किया? ये तीनों हमेशा अपनी चीज़ों में मुझे क्यों मोहरा बना लेते हैं? अर्जुन का चेहरा ऐसा था जैसे काटो तो खून नहीं। अर्जुन कांपते हुए बस एकलव्य बोलता है, वह सरताज। ये सुनकर अयान की, अरमान की, यहाँ तक कि नव्या की भी मुठिया बन जाती है। अयान गुस्से में बोलता है, उसने क्या बोला? अर्जुन कुछ नहीं बोलता है तो नव्या जल्दी से अर्जुन के पास जाकर उसका कॉलर पकड़कर बोलता है, तुमसे अयान ने क्या पूछा? सरताज ने क्या किया? क्या बोला? ये सब देखकर ईशा उठाती है और बोलती है, क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो उसे। उससे पहले इस अर्जुन की तरफ बढ़ती है। अयान पहले ही अर्जुन को पढ़कर अपनी तरफ कर लेता है और उसके माथे पर बंदूक रखकर बोलता है, अब बताओ क्या बोला उसने और क्या किया? ये देखकर अर्जुन जल्दी से किसी राजपूत तोता की तरह बोलने लगता है, सरताज ने कहा, क्यों आप सबको मार देंगे? आपको, नव्या मैडम को और अरमान सर को? ये सुनकर अयान अपने दांत पीस लेता है और बोलता है, और क्या कहा? ये सुनकर अर्जुन कब जाता है, लेकिन पहले ईशा को देखा है। ईशा उससे दूर रही थी, इसका मतलब था ईशा चाहती है कि वह आगे कुछ ना बोले, लेकिन अर्जुन जानता था ऐसा उसकी जान से नहीं मारेगी, लेकिन अयान उसकी जान से मार सकता था। लेकिन अर्जुन ईमानदार था ईशा के लिए, इसलिए वह बोलता है, और उसने कहा कि मैडम उसका पीछा छोड़ दे, मैडम उसे कभी पकड़ नहीं पाएंगे, और उसने कहा को राजेश जी को मारते रहेगा। ये सुनकर अयान अपनी बंदूक को अपने पॉकेट में रख लेता है और ईशा की तरफ बढ़ता है, उसे गले लगा लेता है। ऐसा भी कुछ नहीं बोलता है और चुप से उसकी बाहों में किसी छोटे मासूम बच्चे की तरह थी। लेकिन वही आदि जिसके तन बदन में आग लगी हुई थी, उसका दिल चाह रहा था कि वो ईशा को जाकर अयान के बाहों से खींच लाए, ईशा को कहीं छुपा देता कि कोई उसे देख भी ना पाए उसके अलावा। ये देखा है नव्या भी एक तरफ से ईशा को गले लगा लेती है और दूसरी तरफ से अरमान, वह चारों ही गले लगे हुए थे। वही राज, रोहन, रूही आदि यह सब देख रहे थे। वह जानते थे ईशा कैसी थी, उन्होंने ईशा के साथ कुछ वक्त बिताया था। ईशा कभी भी अपने करीब किसी को नहीं आने देती थी। वह सब देखकर समझ सकते थे कि वह कर एक दूसरे के कितने ही ज्यादा करीब है।
तभी आराधना बोलती है मेरी तो किसी को याद ही नहीं आती है। ये देखकर अयान, ईशा, नव्या, अरमान सबकी नज़र आराधना पर जाती है। अरमान और नव्या आराधना को नहीं जानते थे, लेकिन अयान जानता था। आराधना जल्दी से ईशा और अयान की तरफ आती है। वह अयान का कान पकड़कर बोलती है मेरी तो तुम्हें याद ही नहीं आती है। फिर वह ईशा की तरफ देखकर बोलती है तुम कहाँ थे इतने वक्त से, मैं कितना ढूंढा तुम्हें। ईशा और अयान कुछ नहीं बोलते हैं, दोनों ही आराधना के गले लग जाते हैं। आराधना भी उन्हें गले लगा लेती है। अयान बोलता है आप ठीक हो। ईशा बोलती है आराधना दिया, मैंने आपको बहुत मिस किया। साधना बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब जो तुम दोनों को देख लिया उन्होंने भी बहुत मिस किया ईशा तुम्हें। आराधना के मुंह से ईशा सुनकर अब वहां पर खड़े बाकी लोग ये तो समझ गए थे कि आराधना पहले से ही रीवा और ईशा का सब सच जानती थी। तभी अरमान की नज़र सब पर जाती है। वह ईशा से बोलता है ईशा हमें सबसे इंट्रोड्यूस कर, तो इन सबको जानती है। ईशा हमें सर बुलाती है और वह सबसे पहले राज की तरफ उन सबको इशारा करके बोलता है ये राज है, यह मेरा बहुत अच्छा दोस्त था एक वक्त में। फिर थोड़ा हिचकिचा कर बोलता है और शायद अब भी है। फिर वह रूही की तरफ इशारा करके बोलता है ये रूही है, ये बहुत स्वीट है। फिर वह अंश की तरफ इशारा करती है और अयान, अरमान और नव्या को देखकर बोलती है यह आराधना दी के फियांसे है। फिर ईशा देख दिया कि उसके आगे रोहन और आदि खड़े हैं, तभी वह रोहन की तरफ इशारा करके बोलता है ये राज और रूही के फ्रेंड है। रोहन को बहुत बुरा लगता है कि जीवन इस इंट्रोडक्शन ऐसा दिया, लेकिन वह जानता था उसने जो किया था उसके बाद शायद दिवस का चेहरा भी देखना ना पसंद करे। फिर वह आदि की तरफ इशारा करके बोलती है यह आराधना दी के भाई है। तभी नव्या को सोते हुए बोलती है एक बात बताओ विशाल, तुम ही सबसे कम मिली थी। ये सुनकर ईशा बोलती है मिली थी किसी हादसे में। अयान आदि से हाथ मिलाता है, तभी आदमी उसको घर रहा था। अयान भी आदि को घर रहा था। अयान के घूमने की वजह यह थी क्योंकि आदि उसको किसी की झलक दे रहा था। आदि की घूमने की वजह यह थी क्योंकि उसे अयान का ईशा के इतने करीब होना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अभी राज कुछ सोचते हुए रीवा के पास आता है और उसके हाथ को पकड़कर अपने हाथ जोड़ लेता है। ये देखकर युवा उसके हाथ को पकड़ के नीचे कर देती है। राज अपनी आंखों में माफी के भाव लेकर बोलता है मुझे माफ कर देना। ये सुनकर रीवा कुछ नहीं बोलती है। अयान अपनी पहली नजरों से ये सब कुछ देख रहा था, उसे यहाँ पर कुछ तो अजीब लग रहा था। तभी रूही बोलती है हमें भी इन सब से इंट्रोड्यूस करो रेवा, और इनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है। मेरा कुछ नहीं बोलता है। फिर वह नव एक तरफ इशारा करके बोलता है कि नव्या है मेरी बहुत अच्छी दोस्त। फिर वह अरमान की तरफ इशारा करके बोलता है यह अरमान है, ये भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। फिर वह अयान की तरह इशारा करती है और बोलती है यह अयान है। इसके आगे वह कुछ नहीं बोलता है, जो सबके दिमाग में डाउट पैदा कर रहा था। तभी रूही, रोहन, राज को एक बात याद आता है कि जब वह लोग अपने ट्रिप पर गए थे तब रीवा ने उनसे क्या कहा था कि अयान नाम का एक लड़का उसका मांगेतर से और उसे वह बहुत प्यार करती है। अयान ईशा की तरफ देखा है, वह जानता था उसका और ईशा का रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए वह खुद से बोलता है मैं ईशा का सबसे अच्छा दोस्त हूँ, मतलब बेस्ट फ्रेंड। तभी वहां पर विहान, आदित्य का पर्सनल असिस्टेंट, दौड़ते हुए आता है और आदित्य से बोलता है सर मैंने पता कर लिया, वह लोग सरताज के आदमी थे जो राजेश सर को मारने आए थे। मुझे यह नहीं पता लगा कि वह रीवा मैडम के पीछे क्यों थी। तभी आदित्य है अपनी पहली नज़रों से रीवा को घूरते हुए बोलता है सच सच बताओ यहाँ क्या चल रहा है। वह इंसान तुम्हें क्यों जानता था और तुम्हारी वजह से मेरे पापा पर खतरा क्यों आया, कौन से प्लान को तुम अंजाम दे रही हो। ये सुनकर ईशा कुछ बोलती है, उससे पहले ही अयान अपनी आंखें छोटी करके बोलता है एक मिनट आदित्य रॉय, ईशा की वजह से तुम्हारे पापा का प्रॉब्लम नहीं आई है, इनफैक्ट तुम्हारे पापा की वजह से ईशा पर कई सालों से प्रॉब्लम मंडरा रही है। ईशा नहीं होती तो तुम्हारे पापा अब तक जिंदा भी नहीं होते। आदि हैरानी से उन्हें देख रहा था। आदि नहीं, सब लोग उन्हें हैरानी से देख रहे थे, वहां पर कोई हैरान नहीं था तो वह थी ईशा, यान, नव्या, अरमान और आराधना। तभी नव्या आगे आकर बोलता है और एक बात, तुम में से कोई भी चीज बाहर नहीं बता सकता कि आज यहाँ क्या हुआ था। नव्या का ऑरा काफी हद तक ईशा की ही तरह था। वही ईशा ये सब आराम से देख रही थी। तभी आदि अपने दांत पीसते हुए बोलता है सरताज किस मिशन की बात कर रहा था। इस बार भी ईशा के कुछ बोलने से पहले ही पीछे से एक आवाज आती है और वो इंसान बोलता है इसलिए क्योंकि ईशा एक अंडरकवर एजेंट है। जब सब पीछे देखते हैं तो वहां पर राजेश जी और उनके साथ और दो लोग खड़े थे, जिसमें से एक पुरुष और दूसरी महिला थी, दोनों ही अपने मिडिल एज में थे। राजेश जी के पास इतनी चौंकाने वाली थी कि आदि, राज, रोहन, रोई थोड़ी देर के लिए सांस लेना भी भूल गए थे। आदि को सबसे ज्यादा हैरान था, वह अपने मन में दौड़ा रहा था अंडरकवर एजेंट। तभी राजेश जी के साथ दो लोग खड़े थे, वह रीवा के यानी कि ईशा के पास आते हैं और वो आदमी बोलता है
गुड जॉब एजेंट कोबरा, हमें आपसे यही उम्मीद थी। आपने हमेशा की तरह हमें निराश नहीं किया और फिर से अपना मिशन कंप्लीट किया, पर हमें उम्मीद थी कि आप पर सरताज को पकड़ लूंगी और हमें इसका बड़ा बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि अब सरताज के पास कोई भी नहीं और कुछ भी नहीं है जो अपनी रियासत फिर से खड़ा कर सके। उसे आदमी का नाम ओलिवर था। तो ईशा बोलती है, श्री ओलिवर, मैंने वादा किया था मैं सरताज को ढूंढकर आपको सौंपूंगी, तो मैं अपना यह वादा निभाऊंगी। ये सुनकर वह औरत जो वहां पर खड़ी थी, उसका नाम लिली था, वह सामने आकर बोलती है, एजेंट 001, हम नहीं चाहते हैं कि आप अभी अपनी स्पीड को छोड़ी, क्या पूरे दिन और नहीं रख सकती है। ये सुनकर ईशा बस नाम है सर हिला देती है। ये सुनकर लेली और ओलिवर दोनों उदास हो जाते हैं। वहीं आदि जो कब से हैरान था, वह अपनी हैरानी से बाहर आकर बोलना, ये सब क्या हो रहा है। ये सुनकर राजेश जी बोलते हैं, एक अंडरकवर एजेंट है और यह यहाँ मेरी वजह से आई थी, क्योंकि मुझ पर कई सारे खतरे मंडरा रहे थे। ये सुनकर आदि बोलता, लेकिन आप पर खतरा क्यों था। ये सुनकर राजेश जी कुछ बोल तो उससे पहले ओलिवर बोलता है, ये तो हमें भी नहीं पता। कुछ लोगों को लगता है कि राजेश जी के पास ऐसा कुछ है जो बहुत कीमती है, लेकिन वह क्या है वह बात अभी तक हमें भी नहीं पता है, लेकिन ये बात दुश्मनों को जरूर पता है। आदि कंफ्यूजन में बोलता है, ये कैसे पॉसिबल है जब लोगों को पता ही नहीं है कि आपके पास क्या है, तो आपके पीछे क्यों पड़े हैं। मुझे सुनकर राजेश जी बोलते हैं, ये तो हमें भी नहीं पता है, लेकिन उन सब का मानना है कि हमारे पास ऐसी कीमती चीज़ है जो दुनिया बदलने के काबिल है, लेकिन मुझे हमें भी नहीं पता ऐसी क्या वह चीज़ है। इसी वजह से हमारे ऊपर हमेशा खतरा बन जाता रहता है। इसीलिए रेवा यानी कि एजेंट कोबरा 001 इसका पता लगाने के लिए यहाँ आई थी और हमारे कंपनी में, यहाँ तक कि हमारे कॉलेज में भी कुछ गैर कानूनी काम हो रहे थे, जिसका पता लगाकर एजेंट कोबरा 001 ने ही सबको बचाया था। तभी लिली ईशा की तरफ मुड़कर बोलते, ईशा तुम्हें कुछ पता लगा कि वह लोग राजेश जी के पीछे क्यों पड़े हैं। ईश्वर को सोते हुए बोलते, जहां तक मुझे पता लगा है ये सब आदित्य रॉय की पैदाइश से जुड़ी हुई चीज है। ये सुनकर सब हैरान थे। राजेश जी जल्दी से बोलते, इसका मतलब। ये सुनकर ईशा बोलती है, ऐसी बहुत सारी चीज है जो आपके साथ आपके बेटे की पैदाइश के बाद ही हुई है। इसका मतलब है उसकी पैदाइश में जरूर कोई राज छुपे हैं। मैं बहुत पता लगाने का कोशिश किया, लेकिन कुछ ऐसा है जो छुपा है, या फिर आप बताना नहीं चाहते हैं। ये सुनकर राजेश जी थोड़ा घबरा जाते हो, इधर उधर देखने लगते हैं। वहां पर खड़ा हर एक इंसान राजेश जी की घबराहट देख सकता था, सब समझ सकता कि ऐसा कुछ तो है जो राजेश जी छुपा रहे हैं। ईशा गलत तो नहीं कह रही थी। ईशा राजेश जी की तरफ देखकर बोलती है, अगर आप मुझे नहीं भी बताएंगी तो मैं खुद पता कर सकती हूँ। राजेश जी को देखकर बोलते हैं, ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम सोचती हो। सभी इस तेवर में बोलती, मुझे आसान चीज पसंद भी नहीं है। ये सुनकर राजेश जी बोलते हैं, तो कर लो पता, और पता लग जाए तो मुझे भी बता देना, क्योंकि वाकई में मुझे कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर देव बोलती है, वह तो आपकी शक्ल बता ही रही है। ऐसा ये बोलता है कि वह आगे की चीज पता लगाएगी। तो नीली खुशी से बोल दी, इसका मतलब है कि तुम अभी और काम करोगी। तो ईशा बोलती है, बिल्कुल भी नहीं है, अब आपके लिए कोई काम नहीं करने वाली हूँ। सब जानते थे ईशा ऐसी थी, मुकुट और लोगों को मुंह पर मना कर देने वाली। उसको लोगों की फीलिंग्स की कोई नहीं पड़ी थी। ये सब देखकर आदि किसी अलग ही सोच में था। वह रीवा की तरफ देखकर बोलता है कि यही वजह थी, वहां पर कोई भी आदि की बात नहीं समझ सकता था, लेकिन रीवा समझ सकती थी। अभी से पूछना चाहता था कि यही वजह थी उसके 6 साल पहले उसके घर आने की। यह सुनकर ईशा बोलती है, मिस्टर आदित्य रॉय क्या बेवकूफ़ है, क्या कुछ समझ नहीं आता है आपको? अलग से एक्सप्लेन करना क्यों पड़ता है हर बार दूसरे इंसान को? आदि को अपने दिल में तेज दर्द महसूस हो रहा था। उसको ऐसा लग रहा है तो उसने अपना एक कीमती चीज को दिया। उसको लग रहा था उसको कभी माफी नहीं मिल सकती। उसने जो किया था वह रीवा की तरफ अपनी माफी वाली नजरों से देख रहा था, लेकिन अब भी आदि के चेहरे पर एक घमंड जो हमेशा सबको दिखता था वह था। उसकी जो चीज बदली थी, उसकी आंखें थी जो रीवा को देखने के लिए बदल चुकी थी। पहले उसकी आंखों में एक नफरत था, एक गुस्सा था, अब उसकी आंखों में पछतावा था। कभी आदि को कुछ याद आता है और वह खुद से बोलता है, तभी वह बच्चा तब भी मेरा नहीं था, तो बच्चा किसका था? क्या वह अयान का था? ये सोच कर दिया अयान की तरफ देखने लगता है। उसको दिखा रहा था कि बयान कुछ जान से मार दे, उसका वजूद भी दुनिया से मिटा दे। तभी रोहन को सोते हुए बोलता है, तो पहले ये सब क्यों नहीं बताया गया? अगर अभी तुम बता सकती हो ये सब तुम्हारे साथ सामने आ सकता है। ये सब रोहन ईशा से कह रहा था। इससे पहले कोई कुछ कहता, राजेश जी सब समझ चुके थे। वह बोलते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि ईशा अब क्विट कर रही है इस फील्ड से। ये सुनकर ओलिवर की राशि से बोलते हैं, ये ईशा का यानी कि हमारी सबसे बेस्ट एजेंट कोबरा 001 का लास्ट मिशन था। लिली उदासी से बोलती है, एजेंट कोबरा 001, अगर तुम चली गई तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा? तुम उसकी एकमात्र पिलर हो। अयान लिली को घूरते हुए बोलता है, अब वह बिल्कुल भी वहां नहीं जाएगी। वो बहुत खतरनाक है, उसे हमेशा छोटे लगती रहती है, वह हमेशा जख्मी रहती है आप सब की वजह से।
ये सुनकर नव्या बोलती है हाँ बिल्कुल, मैं भी नहीं चाहती कि ईश्वर वहाँ जाए, आप उसे फोर्स मत करिए। अरमान बोलता है हाँ बिल्कुल, और उसे और भी अलग काम है जो उसे करने होते हैं, वह अपनी हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती है। अयान बोलता है और वैसे भी ईशा के पास अपनी पर्सनल लाइफ है जिसको उसे ध्यान देना है। आदि ये सुन के खुद से बोलता है पर्सनल लाइफ, फिर भी खुद से बोलता है आखिर लोग मिले कैसे होंगे, चलो इतना प्यार करते हैं एक दूसरे से कि इनका साथ में बच्चा भी है। अभी फिर से कुछ सोचते हुए अपने मन में बोलता है क्या इन्होंने शादी कर ली, फिर वह अपना सर झटक के बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, रेवा अब भी मेरी बीवी है। आदि को यह सोचकर एक सुकून महसूस हो रहा था कि अच्छा था कि उसने रेवा को डिवोर्स नहीं दिया था। वही बाकी सब अभी बहुत हैरान थे, उन सबको थोड़ा वक्त चाहिए था ये सब समझने के लिए। अभी आदि आराधना की तरफ मुड़कर बोलता है तुम कहाँ मिली थी रेवा से। ये सुनकर आराधना बोलती है मैं वह सब नहीं बता सकती, वह ये बोलकर अपना मुंह फेर लेती है। आदि विहान को इशारा करता है, ये चीज ध्यान समझ जाता है कि अब उसे यह पता करना है कि रीवा के और क्या क्या राज है। आदि समझ चुका था रेवा जितनी सिंपल दिख रही थी अपनी सिंपल तो थी नहीं। रीवा अपने पॉकेट से अपनी कुछ कार्ड से, यानी कि वह सारे उसके लाइसेंस थे सीक्रेट एजेंट के और कुछ बैच थे, वह निकाल कर ईशा वह सारी चीज ओलिवर की तरफ बढ़ाकर बोलता है अब ये सब मेरा नहीं रहा, और ओलिवर के हाथ में दे देती है। और अलीगढ़ बहुत इमोशनल फुल कर रहा था, वह बोलता है प्लीज कोबरा मत जाओ। ये सुनकर ईशा बोलती है अब नहीं रख सकती, बहुत कुछ करवा दिया है, इसके लिए अब पास कुछ नहीं बचा है गंवाने के लिए। ये सुनकर लिली बोलती है पर तुमने पाया भी तो बहुत कुछ है। ये सुनकर ईशा बोलती है पर बहुत कुछ गंवाया भी है जिसकी कीमत ये पोस्ट कंपनसेशन नहीं कर सकती। ये कहकर वह अयान की तरफ मरती है और अपने बिना भाव के चेहरे के साथ बोलती है अयान हम चले। मिस्टीरियस गर्ल एपिसोड 89 to 93। ईशा वहां से अयान को चलने के लिए बोलता है। जब यह चीज ओलिवर सुनता है तब वह बाकी सब की तरफ मुड़कर बोलता है मैं आप सबसे क्यूट क्विट कर लिया है, उम्मीद करूंगा कि आप सब ईशा की पहचान नहीं बताएंगे, भले ईशानी है अब इस फील्ड से, फिर भी ईशा के बहुत सारे दुश्मन हैं, अगर उसके दुश्मनों को उसका पता लग गया तो ईशा की जिंदगी खतरे में आ सकती है। तो मैं आप सब से यही उम्मीद करूंगा कि आप सब भूल जा यहाँ भी जो कुछ हुआ है। ये सुनकर ईशा रुकती है और बोलती है इसकी जरूरत नहीं है, जिसे जो कहना है कह देना, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। ओलिवर जी अपना सरनाम है दिला देते हैं, वह जानते थे ईशा एक नहीं अभिमानी है, उसने अपनी जिंदगी में शायरी किसी से मदद मांगी होगी या मदद ली होगी तो प्लीज करना किसी को बहुत बड़ी बात है। ईशा मूर्ति है जाने के लिए, तभी आदि उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम्हें अभी बहुत सारे सवालों का जवाब देना है। ये सुनकर ईशा धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से निकाल लेती है और बोलती है तुम्हारे सवाल और जवाब का वक्त गया, अब मेरे जवाबी हमले का वक्त है। वही अयान ईशा को देखकर बोलता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। ईशा बोलती है नहीं पर जान लेंगे जल्द ही। ये सब देखकर अरमान बोलता है अरे भाई ये क्या चल रहा है, जान पहचान मतलब यहाँ पर सिर्फ मैं एक लोटा हूँ जो सबसे अनजान हुई। यह सुनकर नव्या उसके कंधों पर मरते हुए बोलती है तू अकेला नहीं है, मैं भी सबसे अनजान हूँ। अरमान ईशा को देखकर बोलता है यार ईशा तू तो बड़ी झूठी है, तू कहती है तेरा सोशल सर्कल बहुत छोटा है, पर आज तो तुझे देखकर लग रहा है तेरा हम सबसे ज्यादा बड़ा है। ये सुनकर ईशा बोलती है अगर तुमने एक क्लास भी और कहा तो तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड और सारी गाड़ियों की चाबी मैं ले लूंगी। यह सुनकर अरमान अपना मुंह ऐसे बंद करता है जैसे वह कोई गंगा हो। ये देखकर नव्या उसके हाथ पर एक छोटी काट लेती है, बेचारा अरमान वह चिल्ला भी नहीं सकता था, उसे बहुत प्यार था अपने क्रेडिट कार्ड से और अपनी गाड़ियों से। वह जानता था अगर ईशा ऐसा कह रही है तो वह कर भी सकती है, उसने पहले भी उसके साथ ऐसा कई बार किया है। ईशा फिर से जाने लगती है, तभी अचानक से उसको अपने हाथ पर किसी का हाथ महसूस होता है। इसे घूम कर देखती है तो वह राज और रूही थे। ये देखकर वह नहीं देखने लगती है तो राज बोलता है इतने दिन बाद तो तुम मिली हो, फिर से वापस जा रही हो। राज की बातों में बहुत सारे इमोशंस है जो ईशा महसूस कर सकती थी। रूही बोलती है थोड़ा टाइम तो हमारे साथ रहो तुम, हमने बहुत मिस किया तुम्हें। ईशा बोलती है हम जल्द मिलेंगे, अभी हमारे रास्ते अलग नहीं हुए हैं। रोहन जो ईशा से माफी मांगना चाहता था वही ईशा के करीब जाता है और बोलता है रीवा। उससे पहले वह कुछ बोलना ईशा बोलती है मेरा नाम ईशा है। ईशा के लिए कुछ अल्फाज लोगों को ही बताने के लिए काफी था कि वह अपने मन में उन सब के लिए क्या सोच रखती है। इस बार ईशा बिना किसी की बात सुन डायरेक्ट खिड़की से एक छलांग लगती है और चौपर पर जाकर बैठ जाती है। अयान अरमान और नव्या भी उसके साथ जाकर बैठ जाते हैं और आगे कोई कुछ समझ पाता उससे पहले कॉपर वहां से निकल चुका था। ईशा अपनी आंखें बंद करके सीट पर सर का बैठी थी जब अयान
ये देखा है तो उसके सर को दबाने लगता है। ईशा अपनी आंखें खोल बोलती है, तुम यहाँ क्यों आए थे? ये सुनकर अयान बोलता है, क्या मुझे नहीं आना चाहिए था? तो ईशा बोलती है, हाँ तुम्हें नहीं आना चाहिए था, तुम्हें अंदाजा है यहाँ कितना खतरा है? ये सुनकर अयान बोलता है, और तुम्हें भी तो अंदाजा है कि यहाँ कितना खतरा है, तो क्यों आ जाती हो तुम इस देश में वापस? ये सुनकर ईशा बोलती है, कुछ पुराने हिसाब चुकता करने हैं तो आना जरूरी था। तो अयान बोलता है, क्या अभी भी बाकी है? तो ईशा बोलती है, अभी शुरू ही कहाँ हुआ है। ये सुनकर नव्या बोलती है, क्या तुम वाकई सब बर्बाद कर दोगी? तो ईशा बोलती है, बर्बादी बहुत छोटा लफ्ज। ये सुनकर अरमान बोलता है, यार तुम हमें भी तो बताओ वह कौन है, हमें भी तो पता होना चाहिए, बस अपने हाथों से मार देना चाहता हूँ। वही अर्जुन लोगों को कॉपर में बैठने के बाद कब से उनके साथ ही बैठा हुआ था, वह अपना मुंह बंद करके बैठा था, पर इन सब की बातें सुनकर उसे चुप नहीं रहा जा रहा था। तो बीच में बोलता है, हो सरताज भी बोल रहा था ना कि आपके बच्चों का पिता। ये बोलने के बाद अर्जुन को एहसास होता है कि उसने क्या बोल दिया। वह अपना मुंह बंद कर लेता है, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। सबकी पहली नज़र अर्जुन पर थी और ईशा की पहली नज़रों के साथ उसकी आंखें सब लाल हो चुकी थी। अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि ईशा उसको अपने आंखों से ही मार देगी या उसको यहाँ पर से यानी कि चौपर से धक्का देकर नीचे फेंक देगी। अयान अपने दांत पीते हुए बोलता है, जब मैं तुमसे पूछा था तब तुमने कहा था कि और कोई बात नहीं हुई है। अर्जुन के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, वह बेशब्द रह गया था, उसके शब्द कम पर रहे थे आप कहने के लिए। ईशा के बाकी लाल हो गई थी और आप हाथ फिर से काटने लगे थे। बयान जल्दी से उसके हाथ को सहलाने लगता है, उसको शांत करने की कोशिश करता है। नबी और अरमान भी उसको शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक बार जब ईशा अपनी इस हालत में पहुंचती थी तो उसे दवा के अलावा कोई चीज़ सही नहीं कर पाता था। यान जल्दी से अपने पास से दवा निकाल कर ईशा को देता है और पानी देखा उसे जल्दी से दवा खिलाता है। जब ईशा थोड़ा शांत होती है तब अयान बोलता है, इससे ये क्या है, तुम्हें इस दवा की आदत हो चुकी है? ऐसा कुछ नहीं बोलता है। तो अयान बोलता है, अगर मैं तुम्हें दवा ना दूं तो तुम अपने आप से बाहर होने लगती हो, तो तुम्हारी कमजोरी बनती जा रही है। ये सुनकर ईशा बोलती है, मेरी कोई कमजोरी नहीं है, समझे तुम? ये सुनकर अरमान बोलता है, तो क्या वो इंसान तुम्हारी कमजोरी नहीं जिसने तुम्हें मरने के हालात में छोड़ दिया था, जिसकी वजह से तुम प्रेग्नेंट थी? ये सुनकर ये सब गुस्से में बोलती है, जस्ट शट अप। ये सुनकर एक बार नव्या बोलती है, उसे चुप करा कर क्या होगा, तुम हमें क्यों नहीं बताती हो क्या वह इंसान कौन है? हम उसे खुद बदला लेंगे उसे रात का। ये सुनकर ईशा बाहर देखते हुए बोलती है, उसके लिए मैं खुद काफ़ी हूँ। ये सुनकर अयान एक मजाक उड़ाने वाली हंसी के साथ कहता है, हाँ देख रहा है, एक ऐसा इंसान जिसने तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, उसके लिए तुम खुद काफ़ी हो। ये सुनकर ईशा अपने दांत पीस कर रह जाती है, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ये देखकर अयान उसके कंधों को पकड़कर बोलता है, अपनी हालत देखो ईशा, तुम ऐसी नहीं हुआ करती थी पहले, तुम्हारे अंदर एक्सप्रेशंस कम थे लेकिन लोगों के लिए भावना थी, लेकिन अब तुम एक क्रूर इंसान बन चुकी हो, तुम किसी के बारे में भी अब नहीं सोचती हो। अरे दूसरों का छोड़ दो, तुम तो अपना भी सोचा भूल गई हो। ईश्वर सबकी बात को इग्नोर करती है और बोलती है, मैंने जो काम कहा था वह हुआ कि नहीं? ये सुनकर अर्जुन बोलता है, यस मैडम, आपने जैसा कहा था हो गया है। वो सब अपनी चौपर से नीचे उतरते हैं। उनके सामने एक आलीशान घर था या कहीं आलीशान महल था जो कि ईशा का ही था। वह लोग अभी उतरे ही थे तभी अयान के फ़ोन पर एक कॉल आता है। ये देखकर अयान ईशा को रोक देता है और कॉल को स्पीकर पर रख देता है। तभी दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज़ आती है। वह आदमी बोलता है, अयान बेटा। तो अयान बोलता है, जी अभिनव पापा। तो वह आदमी जिसका नाम अभिनव था वह बोलता है, क्या ईशा तुम्हारे साथ है? ये सुनकर अयान कुछ नहीं बोलता। तो इंसान शायद समझ चुका था। वह आगे बोलता है, ईशा कल तुम्हें कैसे भी घर आना ही पड़ेगा, अगर तुम कल नहीं आए तो इसका अंजाम किसी भुगतना होगा, तुम जानती हो। ये सुनकर अभिषेक डेल्टा भरी मुस्कान के साथ कहती, अभिनव मल्होत्रा, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, कोशिश करना है तो करके देख लीजिए। ये सुनकर अभिनव मल्होत्रा बोलता है, तुम जानती हो तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ अभी मेरे पास है। ये सुनकर ऋषभ अपनी मुट्ठियों को कस लेती है और बोलती है, वह चीज़ आपके लिए भी उतनी कीमती है जितनी मेरे लिए है, इसलिए आगे का फैसला सोच समझ कर लीजिएगा, वरना अगर मैंने फैसला लिया तो आप कोई भी फैसला लेने के काबिल नहीं बचेंगे। ये कहकर ईशा कॉल को कट कर देती है। अरमान और नव्या पहले ही अंदर जा चुके थे। जब ईशा अंदर जाने लगती है तब अयान उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी अपनी तरफ घूमकर बोलना, एक बात बताओ मुझे, सरताज को कैसे पता कि तुम किसकी वजह से प्रेग्नेंट थी, जबकि यह बात हमें भी नहीं पता है? ये सुनकर ईशा बोलती है, उसे कुछ नहीं पता है और सरताज को इतना सीरियस मत लो, वह सिर्फ एक मोहर है, उसके पीछे कोई वैसा इंसान जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, कोई ऐसा इंसान जो आंखों के सामने है जो दिख नहीं रहा है। ये सुनकर अयान अपनी आंखें तेरी करके कहता है, क्या मतलब? ये सुनकर ईशा बोलती है, मुझे लगता है कि सरताज और उसके भाई बस एक मोहर थे, असल गुनहगार और असल इंसान जो राजेश जी के पीछे पड़ा है वह कोई और ही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसे चाहिए क्या यह नहीं पता।
ये सुनकर अयान को सोते हुए बोलता है अगर हमें जानना है कि असल प्रॉब्लम क्या है तो हमें उसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि अपना सर हमें हिलाकर बोलता है हाँ। ये सुनकर अयान बोलता है तुम्हें क्या लगता है वह इंसान कौन है और राजेश जी से चाहता क्या है। ये सुनकर ईशा बोलती है मुझे ऐसा लगता है कि राजेश जी से ही वह सिर्फ कुछ नहीं चाहता है बल्कि उसका निशान हमारी फैमिली भी है। ये सुनकर अयान हैरान था तो ईशा बोलती है कुछ तो ऐसा है जो हम सबसे छूट रहा है, कुछ ऐसा जो सामने होकर भी छुपा है। ये सुनकर अयान बोलता है तुम्हारी इतने सारे सोर्सेस में अभी तक क्या पता किया। ये सुनकर ईशा बोलती है मेरी ये तुम्हारी कोई भी सोर्सेस अभी काम नहीं कर सकते। वह इंसान कुछ ऐसा है जो कोई अलग खेल खेल रहा है, हमें उसे जड़ तक पहुंचाना पड़ेगा। ये हमारी सोर्सेस नहीं कर सकती, यह हमें खुद करना पड़ेगा। उसे इंसान की इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई है तभी हमारे कोई भी सोर्सेस पुस्तक नहीं पहुँच पाए हैं। अगर उसे तक पहुँचना है तो हमें अपना इंटेलिजेंस लेवल यूज़ करना पड़ेगा। ये सुनकर अयान बोलता है इसका मतलब है कि वह इंसान आदमी नहीं रखता, वह जो करता है खुद करता है। ईशा बोलती है नहीं तुम यहाँ पर गलत हो। ये बोलकर वह चुप हो जाती है। अयान ईशा के आगे बोलने का इंतजार करता है लेकिन अयान जानता था अब ईशा इससे आगे नहीं बोलेगी, इतना ही इसका लिमिट था, इससे ज़्यादा बात करती ही नहीं थी। अगर वह इससे ज़्यादा बात कर ले तो सबको डाउट होने लगेगा कि वह ईशा है कि भी नहीं। आयन बोलता है इस पहेली का क्या हुआ। ईशा बोलती समझो आधी सुलझ गई है पर वो पहेली अपने आप में काफ़ी रहस्यमयी है। ये देखकर अयान बोलता है क्या तुम कल जाओगी अभिनव पापा के ऑर्गेनाइज किए हुए पार्टी में। ये सुनकर ईशा बस अपना सर हाँ में हिला देती है और अंदर चली जाती है। ईशा के जाने के बाद अयान किसी को कॉल करता है और बोलता है पता चला उसे रात क्या हुआ था। ये सुनकर वह आदमी बोलता है नहीं सर हम अभी तक पता कर रहे हैं पर कुछ पता नहीं चल रही है। सुनकर अयान थोड़ी गुस्से में बोलता है 6 साल हो चुके हैं, तुम लोग एक काम नहीं कर सकते हो। ये सुनकर वह आदमी चुप हो जाता है। कॉल पर ही उसे इंसान की दर्द कोई भी समझ सकता था। अयान कॉल काट देता है और खुद से बोलता है ईशा मैं तुम्हें वादा करता हूँ जितना तुम तड़पती हुई 6 सालों में उन लोगों को भी मैं उतना ही तड़पाऊंगा। वही नदी और अरमान जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अयान अभी तक नहीं आया तो वह दोनों अयान को देखने के लिए बाहर आते हैं और जब अयान को खुद से बातें करते हुए देखते हैं तो नव्या उसके पास आकर बोलता है तुम परेशान मत हो, वह इंसान मिल जाएगा। ये सुनकर अरमान बोलता है तुम परेशान मत हो, मुझे लगता है ईशा जानबूझकर हमें नहीं बताना चाहती है उसे रात का सच। ये सुनकर अयान बोलता है मुझे लगता है उसे खुद भी नहीं पता है। ये सुनकर नव्या बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज़ हो और ईशा को ना पता हो। तो मन बोलता है मुझे यकीन है तो उन लोगों से अपना बदलाव खुद लगी। आखिर ऐसा नहीं उस्ताद अपना बहुत कुछ दबाया है, समझ लो उसे रात रेवा सिन्हा मर गई थी और मौत का बदला मौत होता है। ये सुनकर अयान बोलता है भूल जाओ कि रेवा थी भी दुनिया में, उसे नाम ने ईशा को हमेशा बस तकलीफ दी है और कुछ नहीं। ये सुनकर नव्या नफरत से बोलता है मेरा बस चले, तुम उसे नाम को दुनिया से मिटा दो, इस नाम की वजह से ईशा ने क्या क्या नहीं कहा है। अरमान नव्या और अयान को शांत करता है और बोलते हैं शान मेरे गधाधारी भीम फौरन से तुम दोनों इतना गुस्सा हो जाते हो, गुस्सा शांत करो और अंदर चलो। ईशा ने पक्का कुछ नहीं खाया होगा और सोई भी नहीं होगी कई दिनों से। वह सब अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ईशा किचन में है। वह सभी किचन की तरफ चले जाते हैं। वह सब देखते हैं कि ईशा ने अप्रीन पहन रखा है। ईशान तीनों को देखकर बोलती है जल्दी से जाकर चेंज करो, मैं जल्दी से खाना लगती हूँ। ये सुनकर वह सब हमें हिलाकर जल्दी से चेंज करने चले जाते हैं। ईशा भी जल्दी से खाना गैस पर रखकर चेंज करने चली जाती है। सारे नौकर अपना सर झुकाकर खड़े थे, वह जानते थे ईशा अक्सर अपने हाथों से खाना बनाया करती थी। ईशा का खाना रेडी था लेकिन अभी उसे चेंज करके नहीं आए थे तो ईशा जाकर हॉल रूम में बैठ जाती है। तभी अचानक से उसको अपने बैग पर बहुत ठंड महसूस होता है। वह जानती थी ये किसकी शैतानी है, ये अरमान नव्या की शैतान की थी। उन दोनों ने बर्फ का एक टुकड़ा उसकी पीठ में डाल दिया था। ईशा अपना सर घूमकर उन्हें घूर कर देखती है, वही उसे आगे से अपने सर पर ठंड महसूस होता है। मुझे अपना सर फिर से आगे घूमती है तो देखी है वहाँ अयान खड़ा है, वह उसे भी घर कर देखती है। ये देखकर अयान बोलता है चिल्ला पिल कर। ये सुनकर ईशा कुछ नहीं बोलता है। तभी अचानक से उसे और ठंडक महसूस होती है अपने पैर के पास। यह नव्या का काम था, नव्या ने उसके पैरों के अंदर बर्फ का टुकड़ा बहुत सारा डाल दिया था। ये देखकर इसे फौरन से खड़ी हो जाती है और अपने सामने रखिए जब में से पानी उन तीनों के ऊपर डाल देती है। वह तीनों पूरे भी गए थे, वह तीनों अभी चेंज करके आए थे। ये देखकर नव्या रोनी जैसा शक्ल बनाकर बोलती है यार मैं अभी बदल कर आई थी। ये देखकर अरमान भी बोलता है हाँ मैं भी अभी बदल कर आया था, फिर से मुझे नहाना पड़ेगा, तुझे पता भी है मैं 4 दिन बाद कितने मुश्किलों से नहाया था मन मार के। ये सुनकर नव्या बोलती है अच्छी तू कितना गंदा है, कोई बोलेगा कि तू एक अमीर। सुनकर अरमान थोड़े गुस्से में बोलता है और तुझे पता है तुझे बेहतर इंसान है, तुझे बेहतर तो गली के जानवर होते हैं।
ये सुनकर अरमान उसको बोलना है और तुझे पता है तुझे बेहतर बच्चों को डराने वाली चुड़ैल दिखती है। भाई वह दोनों लड़की रहे थे तभी अचानक से वह दोनों ही कहाँ पूछते हैं उन दोनों को अपने ऊपर कई सारे बर्फ महसूस होते हैं जो ईशान लाकर उन पर फेंक दिए थे। ये देखकर वह दोनों भी अपने पास गिरे सारे बर्फ ईशा और अयान की तरफ फेंकने लगते हैं। अयान और ईशा भी इन दोनों की तरफ फेंकने लगते हैं। वह चारों मस्ती कर ही रहे थे तभी अरमान की फ़ोन पर कॉल आने लगता। अरमान पहले इग्नोर करने वाला था लेकिन नव्या देखी है क्यों अरमान की मॉम का कॉल है, वह जल्दी से उठा लेती है और बोलती है सुनीता माँ। ये सुनकर वहाँ से दूसरी तरफ से वह औरत यानी कि सुनीता बोलती है मेरा बच्चा नव्या कैसी है। ये सुनकर नव्या बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझे जल्दी से वीडियो कॉल करें, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। फिर वह कॉल कट कर देती है और उससे पहले अरमान कुछ बोलता उसकी माँ का वीडियो कॉल भी आ चुका था। वह देखता है और कॉल को शांति से उठा लेता है और वह सब सामने आकर बैठ जाते हैं सिर्फ ईशा को छोड़कर, क्योंकि ईशा अपने बालों को ठीक कर रही थी क्योंकि उसमें उन लोगों ने बहुत सारे बर्फ डाल दिए थे। सुनीता जी बोलती है मेरे बच्चों तुम तीनों कैसे हो। ये सुनकर वह तीनों बोलते हैं हम ठीक है। तभी वह इधर उधर देखते हो बोलती है मेरी ईशा कहाँ है, तेरी निशा सामने आते हो बोलती है सुनीता माँ मैं ठीक हूँ। वह ईशा को देखकर उसके बलिया लेते हुए बोलती है मेरे बच्चा कितने दिन बाद तुम्हें देखा है, तुम कब घर आओगी, हम सब तुम्हें बहुत याद करते हैं। ये सुनकर ईशा बोलती है बहुत जल्द आऊंगी। फिर सुनीता जी अरमान को देखकर बोलती है तुम मुझे बताओ तुम्हारा क्या हाल है, ना तुम्हारा बिजनेस में ध्यान है ना किसी और चीज में, ना तुम घर आते हो, तुम भटकते कहाँ रहते हो। ये सुनकर अरमान बोलता है मैं तो हमेशा अयान और नवी और ईशा के साथ ही रहता हूँ तो मुझे कुछ नहीं कह सकती है। ये सुनकर सुनीता जी नव्या को देखकर बोलती है नव्या बेटा तुम बताओ ये लड़का सच बोल रहा है। तो नव्या बोलती है मैं आपको क्या ही बताऊं सुनीता माँ, ये लड़का बिगड़ता जा रहा है, हाथ से निकलता जा रहा है हमारा, इसकी हरकतें अजीब होती जा रही है। ये सुनकर अरमान उसको अपने मुंह खोल देखते रह जाता है। वह अपनी माँ से बोलता है माँ आप इसकी बातों का यकीन मत करें, यह एक नंबर की झूठी है, एक मक्कार औरत है, आप इसकी बातों को यकीन मत करें कि हमेशा आग लगाती रहती है। ये सुनकर सुनीता जी बोलती बिल्कुल चुप रहो तुम। उसके बाद वह अयान की तरफ देखकर बोलती है अयान तुम बताओ क्या चल रहा है। क्या बोलता है मैं क्या ही बताऊँ, नव्या सही बोल रही है, अरमान बहुत बिगड़ गया है सुनीता माँ। ये सुनकर अरमान फिर से बोलता है माँ आप जानती है कि नव्या और अयान हमेशा टीम बनाकर मुझे टारगेट करते हैं। ये सुनकर सुनीता जी अपना सर हाँ में हिलाकर बोलता है ठीक है तो फिर मैं ईशा से पूछ लेती हूँ। ये कहकर वह ईशा को देखकर बोलती है ईशा तुम बताओ मुझे क्या नवी और अयान सच कह रहे हैं। तो ईशा बोलती है मैं क्या ही बताऊँ आपको सुनीता माँ, अब तो अरमान हाथ से निकलती जा रहा है, जैसे कि अयान ने कहा वह बिल्कुल किसी की नहीं सुनता है। अब आपने इसकी और नव्या की शादी कर ही दीजिए, अभी इससे नव्या ही ठीक कर सकती है। शादी की बात सुनकर अरमान और नव्या का जो चेहरा कब से मिला था वह मुरझा जाता है, जो अयान और ईशा भी महसूस कर सकते थे। तो सुनीता जी ईशा से बोलता है मैं तो चाहती ही हूँ कि शादी हो जाए, लेकिन ईशा बेटा तुम जानती हो इसके लिए तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हारे बिना कोई भी फैसला नहीं हो सकता है। मैं जानती हूँ कि शादी तो इन दोनों की तय है, मगर तुम जानती हो कुछ रेट है जो तुम्हें आकर पूरी करनी पड़ेगी, उससे रेट के पूरे होने के बाद ही आगे कोई फैसला लिया जा सकता है। और तुम्हें सारे फसलों में होना जरूरी है क्योंकि सारे फसलों से तुम जुड़ी हो। ईशा अपना सर हमें मिलकर बोलती है मैं जल्दी आऊंगी और इस पर एक अच्छा डिसीजन आप लोगों को दूंगी। ये कहकर वह कॉल कट कर देती है। ये कहकर ईशा कॉल काट देती है। कॉल कट करने के बाद वह देखी है कि अरमान और नदिया दोनों ही अपना मुंह लटका कर बैठे हैं। अरमान निशा से बोलता है नहीं करना चाहता हूँ अभी शादी, प्लीज तुम मना कर दो। ये सुनकर ईशा बोलती है मुझे कोई अच्छा रीजन चाहिए इसके लिए। ये सुनकर अरमान बोलता है पर यह रीजन काफी नहीं है कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। कि ईशा बोलती है बिल्कुल भी नहीं। तो अरमान बोलता है मैं नव्या को नहीं पसंद करता, क्या ये चीज़ काफ़ी है। तो ईशा बोलती है ये तो बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ कल तक का वक्त देता हूँ, मुझे कल तक के वक्त में तुम एक अच्छा रीजन लाकर दो वरना मैं कल अनाउंसमेंट कर दूंगी तुम्हारे और नव्या की एंगेजमेंट का। ये कहकर ईशा वहाँ से जाने लगती है और फिर मुड़कर बोलती है खाना टेबल पर रखा है और सारा खाना खत्म होना चाहिए, खान का एक टुकड़ा भी मुझे ना दिखे। ये कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है। ईशा की जाती ही अरमान अयान के पास आकर बोलता अयान तू तो कुछ बोलने से समझना, मुझे नहीं करनी है शादी तो। और बोलता है तुम जानते हो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो फिर अरमान नव्या को बोलता है देखो ना भी अगर हम दोनों साथ मिलकर कोई स्टैंड लेंगे तो सब हमारी बात सुनेंगे। ये सुनकर नदिया उसको देखकर बोलती है इसका कोई फायदा नहीं है ईशा, हम सबसे ज्यादा पावरफुल है, हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। जब वह अपने प्यार को नहीं पापी इन असूलों की वजह से तो तुम और मैं क्या ही चीज है। तो जैसा चल रहा है उसे चलने दो और उसूलों के हिसाब से ही हम सब चलते आए हैं, उन्हें उसूलों के हिसाब से हमें चलने दो।
ये सुनकर अरमान बोलता है ये कैसे उसूल है, मैं नहीं मानता हूँ। ये सुनकर नव्या बोलती है ईशा को मारना पड़ा तो तुम्हें भी मन नहीं पड़ेगा। ये सुनकर अरमान बोलता है हम दोनों की सिचुएशन बिल्कुल अलग है और ये तुम्हारा भूल है कि ईशा ने कोई भी स्कूल को माना था, वह बागी लड़की थी, तुम्हारी तरह डरपोक नहीं थी। यह सुनकर नव्या बोलती है तब मैं डरपोक ही ठीक हूँ, मुझे ईशा का हर फैसला मंजूर है, तुम्हें ऐतराज है तुम लड़ो, मुझे आर्ग्यूमेंट करने पर मजबूर मत करो। ये कहकर नव्या वहां से चली जाती है तो अरमान अयान को देखने लगता है तो अयान बोलता है ईशा ने तुम्हें कल तक का वक्त दिया है ना, उसे अच्छा रीजन लाकर दो तो शायद वह तुम्हारी बात मान जाए, लेकिन मेरी मानो तो नव्या सबसे अच्छी है तुम्हारे लिए। ये सुनकर अरमान बोलता है पर मुझसे प्यार नहीं करता हूँ। ये सुनकर अयान बोलते हैं हो जाएगा। ये सुनकर अरमान उसको डांट मारते हुए बोलता है तो तुम्हें आज तक किसी और से प्यार क्यों नहीं हुआ, अभी तुम सिर्फ उससे ही प्यार क्यों करते हो। अयान कुछ नहीं बोलता है तो अरमान उसकी मजाक उड़ाने वाली हंसी के साथ बोलता है नहीं है ना तुम्हारे पास जवाब, प्यार के खिलौना नहीं है जो बदला जा सके, जैसे तुम्हारा आज तक नहीं बदला तू मेरा कैसे बदल कर किसी और पर आ जाए। ये कहकर अरमान वहां से चला जाता है। अयान खुद से बोलता है मेरा प्यार तुम्हारे प्यार से बहुत अलग है अरमान, मेरे प्यार में पाने की कोई उम्मीद नहीं है, बस उसे खुश देखना ही मेरी चाहत है। वही ईशा अपने कमरे में अर्जुन को कॉल करती है और बोलती है जैसा मैंने कहा था वैसा हो गया ना सब कल के लिए। तो अर्जुन बोलता है जी मैडम आपने जैसा कहा था मैंने सब कुछ वैसा ही करवा दिया है। वही राय मेंशन में आदि इस कमरे में बैठा था जहां पर ईशा की बहुत सारी तस्वीर थी। आदमी तस्वीरों को देखकर बोलता है तुम क्या हो, क्यों मुझे उलझा कर हमेशा रख देती हो, मैं क्या करूं, मेरा दिल चाहता है तुम्हारे पास आ जाऊं लेकिन फिर से बच्चों का याद आ जाता है। किसके थे, क्या वह मेरे नहीं थे, हाँ वह मेरे नहीं थे, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या वह मेरे ही थे, ये सब बहुत उलझा हुआ है। ऐसा क्या तुमने उन बच्चों का अबॉर्शन कर दिया, हाँ तुमने कर ही दिया होगा, आखिर तुम क्यों रखोगी, अगर वह होते तो लोग तुम पर उंगली उठा सकते थे और तुम एक अभिमानी औरत हो, तुम क्यों किसी की भी उंगली को अपने ऊपर उठने देगी। अधिक खुद से ही सवाल करता और खुद कहीं जवाब दे रहा था तभी आदमी को अपने गेट पर एक तक तक की आवाज महसूस होती है। आदि इस रूम से निकलता है और उसे अच्छी तरीके से बंद करके अपने रूम का गेट खोलना है। वह गेट खोलना है तो इसके सामने रितिका खड़ी थी। रितिका को वह अपने गुस्से में देख रहा था तो रितिका अपने मासूम से आवाज में बोलती है आदि मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनकर आदि बोलता है पर मुझे नहीं करनी है। ये सुनकर रितिका बोलती है तुम मुझसे इतना नाराज क्यों हो, आखिर मैंने किया क्या है। ये सुनकर आदि बोलता है ये तो मुझे भी नहीं पता पर मुझे तुम्हें देखकर नफरत होती है। ये सुनकर रितिका अपने चेहरे पर मासूमियत और उन्हें जैसा एक्सप्रेशन लाकर बोलती है पर आदि क्यों, मैंने क्या किया है। ये सुनकर आदि बोलता है मेरे यकीन मानो तुम्हारा बचपन का एहसान नहीं होता ना तो मैं तुम्हें पक्का मार देता, तुम जिंदा हो इसी बात की खुशी मनाओ और यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर रितिका बोलती है तो उसे बचपन के एहसान के तले ही तुम मुझे अपने करीब रहने दो, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम मुझसे इतनी दूर हो गए हो, तुम याद करवा दिया कितनी करीब हुआ करते थे। ये सुनकर आदि अपने दांत को पीसते हुए कहता है हम करीब कभी नहीं थे, मैं बस तुम्हारे एहसानों के पहले दबा हुआ था और मुझे लगता है मैं तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए बहुत कुछ खो दिया है, अब यहाँ से तुम निकल जाओ, शुक्र मनाओ कि तुम जिंदा हो। ये सुनकर रितिका आपके गुस्से में बोलती है अब वह रेवा वापस आ गई है इसलिए तो मुझे इग्नोर कर रहे हो ना। ये सुनकर आदि बोलता है हाँ तुम ऐसा ही समझो, अब यहाँ से जाओ। ये कहकर आदि अपने गेट को कृतिका के मुंह पर बंद करता है और फिर अपने गुड्स को कॉल करके बोलता है आज से रितिका का घर में आना जाना बंद कर दो। आदि ने कॉल काटा ही था तभी उसके फोन पर उसके असिस्टेंट का कॉल आने लगता है। वह कॉल उठना है तो उसका असिस्टेंट बोलता है सिंघानिया फैमिली कल एक पार्टी ऑर्गेनाइज्ड कर रही है और वह चाहती है कि हमारी फैमिली और भी कई सारी फैमिली आए, तो क्या मैं उनकी इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लूं, क्या आप कल जाएंगे। आदि का कहीं जाने का मन नहीं था लेकिन मैं जानता था सिंघानिया फैमिली उसके पापा के काफी करीब रही थी एक वक्त में। आदि बोलता है क्या सब जा रहे हैं। ये सुनकर विहान बोलता है जी सर सब जा रहे हैं, रोहन कर, राज सर, रूही मैम, आराधना में आंसर, राजेश सर और आहना मैडम। आदि कुछ सोचते हुए बोलता है ये पार्टी किसी ऑर्गेनाइज की गई है कि बिजनेस पार्टी है। ये सुनकर बिहार बोलता है नहीं सर यह पार्टी वह अपनी बेटी को सबके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। ये सुनकर आदि अपना सर हमें हिलता है। वह जानता था कि सिंघानिया फैमिली की एक बड़ी बेटी थी जिसको उन्होंने कभी भी पब्लिक के सामने नहीं लाया था और हमेशा उसको एक कीमती खजाने की तरह छुपा कर रखते थे। यह बात समझता था कि उनके बिजनेस को उनकी बेटी ही ज्यादातर हैंडल करती थी और कभी कभी उसके पापा अभिनव मल्होत्रा भी हैंडल करते थे।
कपूर और रॉय के बाद अगर सबसे अमीर कोई था तो वह थी सिंघानिया फैमिली। मल्होत्रा फैमिली को भी नाराज नहीं किया जा सकता था क्योंकि वह फैमिली अपने आप में शानो शौकत थी। कहा जाता है वह फैमिली बहुत पुरानी फैमिली में से एक है जिनमें कई असुर है और जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है उनकी फैमिली की एक लंबी कहानी भी थी। लोग उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पूछते थे क्योंकि उनकी फैमिली अपने आप में ही सबसे अलग थी। भले वह अगर अमीर ना भी होती तो उनकी फैमिली अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा अलग थी। कई लोगों का कहना यह भी था कि उनकी फैमिली पूछता उधर पूछती हो चली आ रही है और उनके फैमिली के असुर इतनी ज़्यादा कड़े थे कि आजकल के ज़माने की लोग उसे पूरा भी नहीं कर सकते थे। कई लोगों का तो ये भी कहना था कि उनकी फैमिली में कई लोगों के पास सुपर नेचुरल पावर भी है। 4 लोगों की फैमिली मल्होत्रा, मेहरा, महाजन, सिंघानिया, इनके फैमिली में एक बहुत ही बड़ी कहानी जुड़ी हुई थी। लोगों का कहना था इन 4 फैमिलियों से लोगों को सदियों से कई बड़े बड़े ऐसे महान लोग मिले हैं जिसने देश के लिए अपनी जान भी दे दी और देश को बहुत कुछ दिया भी है। इन चारों फैमिली में इन लोगों को अलग अलग पावर्स मिली है और इन पावर का सबसे अहम पड़ाव ये था कि इन पावर के एक ही मालिक होता था इन चारों के फैमिली में से कोई एक जिसका IQ लेवल और IQ लेवल सबसे हाई हो। आदि रेहान से कुछ नहीं बोलता है और कॉल काट देता है। वह ईशा से मिलना चाहता था लेकिन वह पैसे मिले उसे नहीं पता था। उसके पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उसे बस इतना पता था वह अयान के साथ गई थी, लेकिन वह अयान के साथ क्यों गई थी यह उसे नहीं समझ आ रहा था। जाहिर था काफ़ी रात हो चुकी थी। सब अपने अपने कमरे में अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन सब में किसी की आंखों में नींद नहीं था। राज अपनी खिड़की के सामने चांद को देखकर सो रहा था और खुद से बोलता है, ईशा तुम बिल्कुल इस चांद की तरह हो, बहुत खूबसूरत लेकिन वैसी जिसे कोई पा नहीं सकता है। क्या ऐसा कुछ है जो करके तुम मेरी बन जाओ? लेकिन कितना अजीब है ना, तुम मिली भी तो किसको? उस आदि को जिसको तुम्हारी कदर नहीं थी। हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत थोड़े वक्त के लिए ही उसे मिला, पर वह कितना खुशनसीब था तुम उसे मिली। तो अगर तुम मुझे 1 घंटे के लिए भी मिल जाओ तो मैं अपनी जिंदगी की खुशकिस्मती समझेगा। ये कहते कहते राज की आंखों में आंसू आ चुके थे और वह आंसू बूंद बनाकर उसके टेकियों पैर फिसल चुके थे। वही रूही जो अपने कमरे में कब से कभी इधर उल्टी कभी उधर उल्टा थी, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है उसे। रोहन आज बहुत याद आ रहा था लेकिन वह क्या करे। वह रोहन की उसकी गिर गई हुई गलतियों को भूल नहीं सकती थी। हाँ उसे पता था कि इतनी बड़ी बात नहीं थी लेकिन यह वाकई बहुत बड़ी बात थी। उसे वक्त ईशा के कैरेक्टर पर बात उठ रहे थे जब उसने उम्मीद की थी कि रूहानी एक लड़की की मदद करेगा। उसे वक्त रोहन ने ऐसा नहीं किया था और उसकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा था। रोहन वैसा इंसान नहीं निकला जैसा उसने उसे सोचा था। वह तो ऐसा इंसान निकला जिसे गलत का साथ ही नहीं दिया बल्कि उसकी वजह से एक लड़की को क्या क्या नहीं सहना पड़ा। वही ईशा, वह अपने कमरे में बैठकर थी। वह लेटी हुई नहीं थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों से नींद को शो दूर थी, जैसे कि नींद का उसकी आंखों में कोई बसेरा हो ही ना। तभी वहां पर अरमान, नव्या और अयान आते हैं। उन सब के हाथ में उन सब का पिलो यानी कि तकिया और चादर, वह तीनों ही उसके बेड पर यह सब फेंक देते हैं। ईशा उन तीनों को अपनी अपनी नीली आंखों से घर रही थी। जब अयान की नज़र उसकी उसे नीली आंखों पर पड़ती है तब उसे कुछ याद आता है। वह जल्दी से ईशा के वार्डरोब में से एक आई ड्रॉप निकलता है और ईशा के पास आकर बोलता है, अपनी आंखें खोलो। इसे बिना कुछ बोले अपनी आंखें खोल देती है। अयान उसकी आंखों में आई ड्रॉप डाल देता है, उसकी आंखों को बंद कर देता है। फिर अयान बोलता है, कितने दिनों से तुमने यह नहीं डाला? तो ईशा बोलती है, पता नहीं। ये सुनकर नव्या बोलती है, क्या तुम्हें दर्द नहीं होता है? तुम्हें पता है ना अगर तुम ज़्यादा दिन इसका इस्तेमाल नहीं करोगी तो तुम्हें तकलीफ होगी। तो ईशा बोलती है, ये तकलीफ उसे तकलीफ से बहुत कम है। ये सुनकर अरमान ईशा के बगल में बैठकर उसके कंधों पर सर रखकर बोलता है, ईशा तुम जानती हो ना, तुम हम तीनों के लिए हमारी पूरी फैमिली हो। अगर तुम नहीं होती हो तो हम अधूरे हैं। क्यों तुम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं देती हो? हम एक बार तुम्हें खोने का डर महसूस कर चुके हैं, अब नहीं कर सकते हैं। वही नव्या ईशा के पैरों के पास बैठ जाती है और उसके गोद में अपना कर रख देती है और बोलती है, मुझे नहीं पता माँ का प्यार कैसा होता है, मुझे नहीं मिला, पर मुझे वह एहसास सिर्फ तुमसे मिला है। ये साथ तुम वह इंसान हो जिसने मुझे दुनिया की हर खुशी दी है। लोग भले तुम्हें बहुत खड़ूस एकदू समझते होंगे लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम कैसी हो। मैं तुम्हें हमारे लिए कई चीज़ें सेक्रीफाइस करते हुए देखा है, तुम्हें पता है ईशा। जब तुम्हें तकलीफ होती है ना तो मुझे लगता है मुझे भी अपनी अंदर एक तकलीफ हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कोई मेरे दिल को टुकड़ों में बांट रहा है। जो मैंने तुम्हें उसे हालत में देखा था ना, तब मुझे लगा था मैं उसे दिन हार गई, हमें उसे हार गई थी ऐसा। ये कहते कहते नव्या की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं पर वह चुप नहीं होती है। वह आगे बोलने लगती है, तुम्हें पता है जब मैं तुम्हें हर वह देखा था तो मुझे कैसा लगा था? मुझे लगा था मैंने अपने आप को हर दिया है सब। मैंने तुम्हें टूटा हुआ देखा था तो मुझे लगा था किसी ने मुझे और मेरी हड्डियों को कोई टुकड़ों में तोड़ दिया है। तुम्हें लगता होगा ऐसा हो रहा सिर्फ तुम्हारे लिए एक महसूस रात नहीं थी ईशा, वह रात हमारे लिए भी एक भयानक रात थी। उसे रात हम सब ने एक मौत करीब से देखा था। हम सबको लगा था हम वाकई मर गए हैं।
तुम्हारी टूटी हुई एक एक हड्डी का दर्द हमें अपने हड्डियों में महसूस हो रहा था, तुम्हारे बदन से निकलता खून हमें अपने अंदर महसूस हो रहा था, तुम्हारी तरफ में उठी वह चीखें किसी तलवार की तरह हमें अंदर से काट रहा था। नव्या जो कब से बोली जा रही थी वह ये भूल ही चुकी थी कि वह कितनी ज्यादा भावना में बह गई थी, लेकिन ईशा जो ये सब सुनकर दोबारा से काम उठी थी, उसकी आंखें फिर से बिल्कुल लाल हो गई थी, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हो गई थी। वह वाक्य उन 6 साल के पिछले यादों में गुम हो चुकी थी। अरमान नव्या को बोलता है, नव्या बस नव्या को एहसास होता है कि वो कितना ज्यादा बोल गई है। सो गाइस, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स को प्लीज आप सब इग्नोर करना। और ईशा सिंघानिया है, ओके, गलती से मैंने मल्होत्रा लिख दिया था, मल्होत्रा सरनेम आयन का है, ओके।